जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनुष्ट ब्लास्ट जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगा कर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ में आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दें जिससे हमें आपका फीडबैक पता लग सके और उसमें अगर कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हो तो वो हम कर सकें। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, 26 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है, ए राष्ट्रीय डाक दिवस, बी कारगिल विजय दिवस, सी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और डी राष्ट्रीय ज्ञान दिवस। तो दोस्तों याद रखें, 26 जुलाई को पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आज के दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। तो दोस्तों, कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी जल्दी से लाइव चैट में पूरे में जय हिंद बहुत अच्छे से लिख दीजिए। दोस्तों, जय हिंद जय भारत। युद्ध हुआ था और लगभग 60 दिनों तक चला और सब 26 जुलाई के दिन इसका अंत हुआ था। इसमें भारत विजय हुआ था। यह दिवस कारगिल विजय दिवस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान के लिए मनाया जाता है। दोस्तों याद रखना है, कारगिल युद्ध कब हुआ? तो 1999 में हुआ था। भारत पाकिस्तान की सेनाओं के बीच हुआ था। यह कितने दिन चलता है? तो 60 दिन चलता है और 26 जुलाई को भारतीय सेना को पाकिस्तानी सेना पर विजय हासिल होती है। दोस्तों, इस युद्ध में जो शहीद हुए थे भारतीय जवान, उनको सम्मानित करने और उन्हें याद करने के लिए कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, G20 पर्यावरण और ऊर्जा मंत्री की वार्ता का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया है? आपके ऑप्शन है, ए पुणे, बी नेपल्स, सी वॉशिंगटन डीसी और डी लंदन। तो दोस्तों याद रखें, G20 पर्यावरण और ऊर्जा मंत्री की वार्ता का आयोजन हाल ही में नेपल्स में किया गया है। दोस्तों, हाल ही में इटली के नेपल्स में G20 पर्यावरण और ऊर्जा मंत्री की वार्ता का 16वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो दोस्तों याद रखना है, यह G20 पर्यावरण और ऊर्जा मंत्री वार्ता का कौन सा संस्करण था? 16वां संस्करण था। और नेपाल शहर कहाँ है? तो इटली में है। इस वार्ता आयोजन में राजनीतिक एजेंडा के केंद्र में रखने, प्रगति और मानव कल्याण के साथ पर्यावरण संरक्षण को समेटने और महामारी के लिए विज्ञान आधारित समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए जोर दिया गया। दोस्तों, इसमें मुख्यतः इस सम्मेलन में बढ़ते तापमान को लेकर चिंताएं जताई गई और उसको रोकने के लिए डिकार्बोनाइजेशन की जो प्रक्रिया होनी चाहिए और देशों ने अपने अपने हिसाब से लक्ष्य रखे। नजर डालेंगे दोस्तों इटली की तरफ शॉर्ट में, तो इटली की राजधानी रोम है जो कि टाइबर नदी के तट पर स्थित है। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है कि रोम शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखना है, इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के तट पर स्थित है। इटली की मुद्रा यूरो है। इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी तथा राष्ट्रपति सर्जियो मट्रेला हैं। साथ ही याद रखें दोस्तों, इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, यह इटली का उपनाम है। तो इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने किलोग्राम वर्ग में इतिहास रचते हुए भारत की मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है? आपके ऑप्शन है, ए 40 किलोग्राम वर्ग, बी 49 किलोग्राम वर्ग, सी 55 किलोग्राम वर्ग और डी 58 किलोग्राम वर्ग। तो दोस्तों याद रखें, टोक्यो ओलंपिक 2020 में 49 किलोग्राम वर्ग में इतिहास रचते हुए भारत की मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है। दोस्तों, चीन की जजीहू को वेट लिफ्टिंग में के 49 किलोग्राम इवेंट में गोल्ड मेडल मिला है। दोस्तों, सबसे पहले तो यह याद रखें, अगर मीराबाई चानू को सिल्वर मेडल मिला है तो गोल्ड मेडल किसे मिला, यह जरूर पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो गोल्ड मेडल मिला है जजीहू को, जो कि चीन की हैं। इन्होंने 49 किलोग्राम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। दूसरे नंबर पर रही मीराबाई चानू जो कि भारत से हैं। इनके लिए मिला है गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल। दोस्तों, तो याद रखना है आपको कि सिल्वर मेडल मिला है किनको? मीराबाई चानू को। यह भारोत्तोलन में यह भारत के पहला सिल्वर मेडल है। तो दोस्तों याद रखें कि वेट लिफ्टिंग में भारत का पहला सिल्वर मेडल है अभी तक का सिल्वर मेडल, जो कि 49 किलोग्राम में हो या किसी में भी हो। तो वेट लिफ्टिंग में भारत को अभी तक सिल्वर मेडल ओलंपिक में नहीं मिला था। 26 वर्षीय मीराबाई चानू ने स्नैच में 87 किलोग्राम 87
किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क स्पर्धा में 115 किलोग्राम भार उठाकर 49 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कुल 202 का स्कोर बनाया। वह भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं। तो दोस्तों याद रखना है कि वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय हैं। मीराबाई वेट लिफ्टिंग में मेडल जीतने वाली भारत की दूसरी महिला हैं। इससे पहले 2000 के सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य मेडल जीता था। तो दोस्तों इसके पहले कांस्य पदक जीता हुआ था। अब अगर सिल्वर जीता है, मतलब रजत पदक जीता है, तो यह 2020 के बाद 21 साल बाद मीराबाई चानू ने जीता है और यह वेट लिफ्टिंग में मेडल जीतने वाली भारत की दूसरी महिला है, जबकि वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में राज्य की युवा नीति 2021 को मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शन है ए केरल, बी गुजरात, सी बिहार और डी मेघालय। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में मेघालय राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में राज्य की युवा नीति 2021 को मंजूरी दे दी है। दोस्तों इसका उद्देश्य युवाओं के लिए अपने पूरी क्षमता हासिल करने और राज्य के कुशल, जिम्मेदार, रचनात्मक और अधिकार प्राप्त सदस्य बनने के लिए एक क्षेत्र बनाना है। इस नीति को राज्य के खेल और युवा मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया गया है। याद रखें दोस्तों, किसके द्वारा? तो खेल और युवा मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया गया है। इस नीति के उद्देश्य 9 चिन्हित प्रमुख क्षेत्रों पर प्रमुख चिंताओं को दूर करना है। दोस्तों इन 9 क्षेत्रों के नाम भी बहुत अच्छे से समझ लीजिए। शिक्षा, परामर्श और सलाह, स्वास्थ्य, खेल, रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता, नेतृत्व, सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योग, समावेश और पर्यावरण जागरूकता हैं। यह 9 क्षेत्र हैं जिन पर यह नई युवा नीति 2021 लागू की गई है। देखते हैं आज का अब आगे मेघालय को। दोस्तों तो जैसे हम मैप में मेघालय को देख सकते हैं कि कैसे यह एक साइड बांग्लादेश और दूसरी साइड असम के बीच में मेघालय स्थित है। एक छोटा सा राज्य, ज्यादा बड़ा राज्य नहीं है और इसकी भारत के छोटे राज्यों में ही गिनती की जाती है और यह पूर्वोत्तर की 7 बहनों का हिस्सा है। जो 7 सिस्टर्स चलती हैं उनका हिस्सा है मेघालय। हम नजर डालेंगे दोस्तों मेघालय के जनरल इंट्रोडक्शन पर। तो मेघालय की राजधानी शिलांग है। मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। मेघालय के वर्तमान में राज्यपाल सत्यपाल मलिक तथा मुख्यमंत्री कोनराड संगमा है। याद रखना दोस्तों, मुख्यमंत्री कोनराड संगमा तथा राज्यपाल सत्यपाल मलिक है। मेघालय के प्रमुख नृत्य देखें तो नोंगक्रेम नृत्य और बागला नृत्य एंड लाहो नृत्य। दोस्तों इन तीनों में से कोई भी पूछा जाए आपसे कि किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखें मेघालय लगाना है। कौन कौन से? नोंगक्रेम नृत्य, बागला नृत्य, लाहो नृत्य। दोस्तों त्योहार देखें अगर मेघालय के, तो गज यात्रा, बेदीन खलम महोत्सव, चेरी विलासम महोत्सव, जिसमें से दोस्तों ये चेरी विलासम है जो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें बहुत अच्छे से। और यह गज यात्रा भी आपको याद रखनी है कि गज यात्रा पूछी गई है इसलिए। दोस्तों आगे हम नदियां देखेंगे तो सोमेश्वरी नदी, जिंजीराम नदी और माइंटडू नदी यहाँ की प्रमुख नदियां हैं जो कि मेघालय में बहती हैं। वन एवं राष्ट्रीय उद्यान देखें तो बालाक्रम राष्ट्रीय उद्यान, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, सीजू पक्षी अभ्यारण्य, बाघमारा अभ्यारण्य और नोंगखाईलेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मेघालय में। याद रखना है दोस्तों, ये पांचों के पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर डाले गए हैं और आपको याद रखना है। अब देखते हैं दोस्तों मेघालय में स्थित झरने। तो मेघालय में झरने जो हैं नोहिकलिकाई जलप्रपात, हाथी जलप्रपात और दायंथलैन फॉल्स। तो दोस्तों याद रखें हाथी जलप्रपात या एलिफेंट फॉल्स और नोहिकलिकाई जलप्रपात, यह दोनों जलप्रपात ऐसे हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपको याद रखना है यह दोनों कहाँ हैं? तो मेघालय में। दोस्तों आगे हम देखेंगे मेघालय से जुड़े अन्य तथ्य जो इंपॉर्टेंट हैं। तो मेघालय में भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज बनाया गया है। तो दोस्तों याद रखना है कि भारत का सबसे लंबा रोड आर्च ब्रिज कहाँ बनाया गया है? मेघालय में। मेघालय ने देश की सबसे गहरी सॉफ्ट गुफा क्रेम ओम लॉडा की खोज की गई है। तो दोस्तों याद रखें मेघालय में ही देश की सबसे गहरी गुफा की खोज की गई है जिसका नाम क्या है? क्रैम ओम लाडा। याद रखना है बहुत अच्छे से। मेघालय जल नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य
जल नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य, बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, पूछे जाने की संभावनाएं ज्यादा है कि कौन सा है जल नीति बनाने वाला पहला राज्य, तो मेघालय। मेघालय जल नीति के बाद मेघालय के घने जंगलों में मौजूद केरेम ओम लड़ा केव में विश्व की सबसे बड़ी गुफा मछली मिली है। तो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी गुफा मछली कहाँ मिली है? मेघालय में। मेघालय का मेलांग गांव भारत तथा एशिया का सबसे स्वच्छ चुना गया है। दोस्तों याद रख लें, यह लाइन रट लें, या जो आपको समझ आए वो कर लें, यह लाइन याद रखें, बहुत अच्छे से पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। मेघालय का मेलांग गांव भारत तथा एशिया का सबसे स्वच्छ गांव चुना गया है। कौन सा गांव दोस्तों? मेलांग गांव। कहाँ? मेघालय का। यहाँ गारो, खासी, जयंतिया नाम की पहाड़ियां और इन्हीं के नामों से जनजातियां भी निवास करती हैं। तो दोस्तों गारो, खासी और जयंतिया नाम की जनजातियां भी मेघालय में हैं और गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां भी मेघालय में हैं। दोस्तों विश्व में सर्वाधिक वर्षा का रिकॉर्ड प्राप्त चेरापूंजी और मासिन नाम मेघालय में ही स्थित है। तो दोस्तों याद रखें कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा का रिकॉर्ड किसके नाम है? माशेन नाम के नाम है, जो कि मेघालय में है, और इससे पूर्व यह चेरापूंजी के नाम था रिकॉर्ड। और दोस्तों मेघालय का एक उपनाम भी है, तो वह पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है मेघालय को। याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए पूर्व का स्कॉटलैंड किस राज्य को कहा जाता है, तो मेघालय को। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज खोला गया है? आपके ऑप्शन है: ए वॉशिंगटन डीसी, बी एम्स्टर्डम, सी पुणे और डी टोक्यो। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में एम्स्टर्डम में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज खोला गया है। दोस्तों नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में हाल ही में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज खोला गया है। तो दोस्तों एम्स्टर्डम कहाँ? नीदरलैंड में है। यह परियोजना एम्स्टर्डम शहर में ओदे जिजर्ड्स आस्टरबर्ग बॉल नहर पर खोली गई है। कौन सी दोस्तों? ओदे जिजर्ड्स आस्टरबर्ग बॉल नहर पर खोली गई है। इस ब्रिज को एम्स्टर्डम बेस्ड 3D मेटल प्रिंटिंग कंपनी MX3D ने बनाया है। इस ब्रिज को बनाने के लिए 4500 किलोग्राम स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया गया है। कंपनी का नाम याद रखें दोस्तों, MX3D कंपनी ने बनाया है। और कितना स्टेनलेस स्टील लगा? तो 4500 किलोग्राम, 4500 किलोग्राम स्टेनलेस स्टील लगा है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मार्क गिरोलामी ने लंदन स्थित एलन ट्यूरिंग इंस्टीट्यूट में इस ब्रिज का डिजिटल मॉडल बनाया था। तो दोस्तों अब बहुत अच्छे से यह बात भी याद रखें, आपको पता होना चाहिए कि इस ब्रिज का डिजिटल मॉडल किसने बनाया? तो मार्क गिरोलामी ने बनाया था। यह वो कहाँ बनाया था? तो लंदन स्थित एलन ट्यूरिंग इंस्टीट्यूट में बैठकर इसको डिजिटल मॉडल बनाया था। दोस्तों 12 मीटर लंबे इस ब्रिज को 4 रोबोट्स ने मिलकर तैयार किया है। मोस्ट अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों, यह दुनिया का भले ही पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज है, स्टील ब्रिज है, लेकिन आपको बता दें कि इसको किसी इंसान ने नहीं, मात्र 4 रोबोट्स ने मिलकर बनाया है। 4 रोबोट ने मिलकर यह पूरा ब्रिज तैयार किया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय सेना के 22 एडमिरल विनय को हाल ही में यूके द्वारा अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है: ए भारतीय जल सेना, बी भारतीय वायुसेना, सी भारतीय नौसेना और डी भारतीय सुरक्षा बल। तो दोस्तों सीमा सुरक्षा बल। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में भारतीय नौसेना के 22 एडमिरल विनय को हाल ही में यूके द्वारा अलेक्जेंडर डेल रिम्पेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार का नाम एडमिरल्टी के पहले हाइड्रोग्राफर अलेक्जेंडर डेल रिम्पेल के नाम पर रखा गया है। इस पुरस्कार को देने की शुरुआत 2006 से की गई थी। कब से दोस्तों? 2006 से। इस पुरस्कार के विजेता का चयन यूके हाइड्रोग्राफिक ऑफिस के मुख्य समिति द्वारा विश्व भर में हाइड्रोग्राफी, कार्टोग्राफी और नेविगेशन के मानकों को बढ़ाने के प्रयासों के लिए किया जाता है। तो दोस्तों कब हुई इसकी शुरुआत? पुरस्कार की 2006 में हुई। यह पुरस्कार के विजेता को किसके द्वारा चयन किया जाता है? तो हाइड्रोग्राफिक ऑफिस के मुख्य समिति द्वारा चयन किया जाता है। और विश्व भर में हाइड्रोग्राफी, कार्टोग्राफी और नेविगेशन के मानकों को बढ़ाने के प्रयासों के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। नजर डालें दोस्तों अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन की तरफ,
तो इसकी स्थापना 1921 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय मोनाको में स्थित है। दोस्तों याद रखें, इसकी स्थापना कब हुई है? 1921 में, तथा मुख्यालय कहाँ है? मोनाको। दोस्तों याद रखें, इसके वर्तमान में निर्देशक अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन के तो अरवी काम्फर जो कि दक्षिण अफ्रीका के, और मुस्तफा एम्पेट्स जो कि तुर्की के हैं। नया डाल है दोस्तों भारतीय नौसेना की तरफ। तो दोस्तों एक्चुअल अगर देखें ब्रिटिश साम्राज्य की तरह समय से, तो भारतीय नौसेना की स्थापना 1612 ईस्वी में हो चुकी थी, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण बोले या इसकी स्थापना हमारे हिसाब से बोले, जो आज हमारे साथ नौसेना है उस हिसाब से स्थापना बोले, तो 26 जनवरी 1950 को इसका राष्ट्रीयकरण या स्थापना हुआ था। दोस्तों वर्तमान में नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह है तथा समस्त सेनाओं का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में ही स्थित है, याद रखना है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और किसने रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट लॉन्च की है? आपके ऑप्शन है ए योजना आयोग, बी नीति आयोग, सी निर्वाचन आयोग और डी केंद्र सरकार। दोस्तों याद रखें, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और नीति आयोग ने हाल ही में रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट लॉन्च की है। दोस्तों यह रिपोर्ट नवीकरणीय समृद्ध राज्यों के सामने ऊर्जा परिवर्तन चुनौतियों को समझने के लिए कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात सरकारों के साथ 3 राज्यों में आयोजित कार्यशालाओं के परिणाम पर आधारित है। दोस्तों तो इसमें जो नवीकरणीय समृद्ध राज्य हैं उनके सामने ऊर्जा परिवर्तन की जो चुनौतियां आ रही हैं उनको समझने के लिए कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात सरकार के साथ 3 राज्यों में आयोजित कार्यशालाओं के परिणाम पर आधारित है यह रिपोर्ट। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत की बिजली प्रणाली नवीकरणीय ऊर्जा 2022 तक 175 गीगावाट और 2030 तक 450 गीगावाट को कुशलतापूर्वक एकीकृत कर सकती है, लेकिन इसके लिए संसाधनों की पहचान और उचित योजना, नियामक नीति और संस्थागत समर्थन, ऊर्जा भंडारण और अग्रिम प्रौद्योगिकी पहल की आवश्यकता होती है। दोस्तों याद रखें, 2022 तक 175 गीगावाट का लक्ष्य तथा 2030 तक 450 गीगावाट का लक्ष्य है। नजर डालेंगे दोस्तों नीति आयोग की तरफ, तो नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ अमिताभ कांत है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसकी स्थापना नीति आयोग की योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। दोस्तों इसका मुख्यालय नीति आयोग का वर्तमान में नई दिल्ली में स्थित है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आईआईटी संस्थान ने एंटी ड्रोन तकनीकों के समाधान खोजने के लिए इनोवेशन हब लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी मद्रास, सी आईआईटी दिल्ली और डी आईआईटी कानपुर। दोस्तों ए और सी को देख के कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यह तो आंसर है नहीं, तो आपको बता दें कि आईआईटी कानपुर ने एंटी ड्रोन तकनीकों के समाधान खोजने के लिए इनोवेशन हब लॉन्च किया है। आईआईटी कानपुर का C3I हब साइबर सुरक्षा स्टार्टअप के साथ एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जो विश्व स्तर के नवाचारों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा। आईआईटी कानपुर के C3IHUV द्वारा समर्थित स्टार्टअप साइबर सुरक्षा, विकासशील सेवाओं और उत्पादों पर कई नवाचार लाएंगे और उन डिजाइनों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिनका उपयोग भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के साथ सुरक्षा के लिए किया गया है। नजर डालेंगे दोस्तों आईआईटी कानपुर की तरफ अब, तो आईआईटी कानपुर के निदेशक वर्तमान में अभय करंदीकर तथा आईआईटी कानपुर की स्थापना 1959 में हुई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष के राधाकृष्णन है। तो याद रखना दोस्तों, आईआईटी कानपुर के अध्यक्ष के राधाकृष्णन है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस को मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी चीन, सी फिलीपींस और डी भारत। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में फिलीपींस देश ने आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस को मंजूरी दे दी है। दोस्तों 1990 के दशक के उत्तरी गोलार्ध में जर्मन वैज्ञानिकों ने
चावल का एक आनुवांशिक रूप से संशोधित किस्म विकसित किया। दोस्तों कब किया? 1990 के दशक में किया। और कहाँ के वैज्ञानिकों ने? तो जर्मन वैज्ञानिकों ने किया। जैसे गोल्डन राइस कहा जाता है। गोल्डन राइस जीएम तकनीक से बनी धान की ऐसी किस्म है जिसमें समुचित मात्रा में विटामिन ए मौजूद है और इसका रंग हल्दी जैसा है। विटामिन ए की कमी से बच्चों में अंधेपन का प्रमुख कारण है और खसरा जैसी संक्रामक बीमारियों के कारण मौत का कारण बनता है विटामिन ए की कमी। और दोस्तों याद रखें कि आजकल बच्चों में विटामिन ए की कमी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है और इन्हीं हालातों को देखते हुए फिलीपींस ने इस गोल्डन राइस को अलाउ किया है, मंजूरी दे दी है, इसके आनुवांशिक रूप से संशोधित करने के लिए मंजूरी दे दी है। दोस्तों यहाँ से फिर से पॉइंट्स आपको याद दिलाऊंगा जो आपको याद रखने हैं कि यह 1990 के दशक में जर्मन वैज्ञानिकों द्वारा आनुवांशिक रूप से विकसित किया गया था। यह किस में विकसित की गई थी? अब इसकी अगर रंग पूछा जाए तो इसका रंग टोटल गोल्डन होता है इसके नाम के अकॉर्डिंग और इसमें मुख्यतः विटामिन ए पाया जाता है। दोस्तों नजर डालें फिलीपींस की तरफ, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है और फिलीपींस की मुद्रा पेसो तथा राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते हैं। दोस्तों फिलीपींस से जुड़े दो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें आप और याद रखें कि मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो मनीला में। और दूसरा आपको याद रखना है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है अभी तक मतलब हम मनीला में, याद रखना है आपको। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न है भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ओलंपिक खेलों में एकल पुरुष मैच जीतने वाले कौन से भारतीय टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं? आपके ऑप्शन है ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे और डी चौथे। तो दोस्तों याद रखें भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ओलंपिक खेलों में एकल पुरुष मैच जीतने वाले देश से तीसरे भारतीय टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों वे 25 वर्ष में भारत के लिए जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने मैच में एस्टोमेन को 6-4, 6-7 और 6-4 से हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। सबसे पहले जीसन अली ने 1988 सियोल ओलंपिक में यह मुकाम हासिल किया था जब उन्होंने पराग्वे के विक्टोर कैवलेरो को हराया था। उसके बाद महान लिएंडर पेस ने 1996 के अटलांटा खेलों में ब्राजील के फर्नांडो मेलगिनी को हराकर ऐतिहासिक रूप से एकल कांस्य जीता था। तो दोस्तों याद रखें कि ओलंपिक खेलों में एकल पुरुष मैच जीतने वाले भारतीय टेनिस खिलाड़ी अभी तक 3 ही हुए हैं। सबसे पहले कौन हुए थे? तो आपको याद रखना है जीशन अली, दूसरे लिएंडर पेस और तीसरे आपको याद रखना है सुमित नागल। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें कि आपको वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक के द्वारा फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।